नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभा शर्मा गवर्नमेंट डीटी पीजी कॉलेज उतई में अर्थशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रही हूँ। आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 जो कि आपका इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित है, उसकी सेकेंड यूनिट प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी के विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इसके सेकेंड पार्ट इनइक्वलिटी के संबंध में चर्चा करेंगे। असमानता के अंतर्गत हम लोग इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है आपका असमानता का अर्थ एवं प्रमुख क्षेत्र। दूसरा बिंदु है भारत में आय संबंधी असमानता के कारण। तीसरा है भारत में आय संबंधी असमानता के प्रभाव। अगला है आपका भारत में आय संबंधी असमानता को दूर करने के उपाय और सरकारी प्रयास जो कि किए जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि असमानता का क्या अर्थ है और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, सामान्य तौर पर असमानता का जो अर्थ लगाया जाता है वो है कि समानता का न होना। असमानता कई क्षेत्रों में पाई जाती है, परंतु आर्थिक असमानता के 3 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। पहला है आपका आय की असमानता, दूसरा है संपत्ति की असमानता और तीसरा है क्षेत्रीय असमानता। विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आय की असमानता वाला देश है। यहाँ 1% जनसंख्या का 58.4% संपत्ति पर अधिकार है। देश के 10% धनी व्यक्ति देश की 80.7% संपत्ति पर अधिकार रखते हैं। तो देखिए, असमानता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय जो है वो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। और आर्थिक विकास के साथ ही साथ अगर सामाजिक न्याय नहीं होता तो वो बेमानी माना जा सकता है कि आर्थिक विकास का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, वो अर्थहीन माना जाएगा। क्योंकि आर्थिक विकास के साथ साथ ये जरूरी है कि देश के जो जनता है, जो निर्धनतम वर्ग है, उसके कल्याण में अधिक से अधिक वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो और उनका वो बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा करने में समर्थ हो, तभी आर्थिक विकास सार्थक माना जा सकता है। उक्त रिपोर्ट एवं इस संबंध में किए गए अन्य अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में आय के वितरण में व्यापक असमानता है। आर्थिक विकास का लाभ धनी व्यक्तियों को अधिक हुआ है तथा शहरी क्षेत्रों में आय की विषमता अधिक है। समाजवादियों का भी इस संबंध में ये मत है कि आय की असमानता आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक, नैतिक एवं न्याय की दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। तो देखिए, इन सब बातों से हमें ये स्पष्ट होता है कि किसी भी देश में आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि यह नितांत आवश्यक है कि आर्थिक विकास के साथ ही साथ सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो, अर्थात निर्धनों और धनिकों के बीच जो खाई है वो बढ़े नहीं, बल्कि असमानता को दूर किया जाए। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे देश में आय संबंधी असमानता के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं उत्तराधिकार का नियम, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में उत्तराधिकार संबंधी नियम इस प्रकार के बने हुए हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति है उसका हस्तांतरण होता जाता है और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि असमानता भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है, अर्थात धनी जो है वो धनी बने रहते हैं और निर्धन जो है वो निर्धन बने रहते हैं। इसी तरह से जो जन्मजात योग्यताओं में अंतर,
हम सभी ये जानते हैं कि सभी व्यक्ति जो हैं वो उनकी योग्यता में, उनकी क्षमता में, उनकी बुद्धि में अंतर पाया जाता है। तो जो व्यक्ति जन्म से ही अधिक योग्य हैं, कुशल हैं, उनकी क्षमता अधिक है, बुद्धिमान है, वे अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बलबूते अधिक आय अर्जित करने में सफल हो जाते हैं, अपेक्षाकृत उन लोगों के जो उनकी तुलना में कम योग्यता और क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अवसर की असमानता। तो ये भी हम सभी जानते हैं कि जो धनी वर्ग है वो अपने बच्चों को जो अवसर हैं वो शिक्षा के अच्छे से अच्छे अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ रहते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करने में सफल रहते हैं। इसी तरह से हर क्षेत्र में जो है वो अच्छे से अच्छे अवसर उपलब्ध कराने की सामर्थ्य रखते हैं और जिसका फायदा उनके बच्चों को प्राप्त होता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो निर्धन व्यक्ति जो होते हैं वो अपने बच्चों को इस प्रकार के अवसरों को उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं और जिसकी वजह से ये जो असमानता है, आय संबंधी और संपत्ति संबंधी असमानता, ये हमारे देश में विद्यमान है। अगला बिंदु आप देखें तो ये है आर्थिक शोषण। तो ये भी हम जानते हैं कि प्रारंभ से ही जो पूंजीपति वर्ग है या जो धनाढ्य वर्ग है वो निर्धनों का और जिनकी सौदा करने की क्षमता कम रहती है, निर्धन वर्ग, उनका वो शोषण करते हैं और इस आर्थिक शोषण की वजह से ही जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती जाती है। इसी के अतिरिक्त आप अगला बिंदु देखें तो ये है बैंकों एवं औद्योगिक वित्त निगमों की ऋण नीति। तो बैंक और औद्योगिक वित्त निगम जो हैं वो भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उत्पादक हैं, उनको सरलता से बड़े बड़े ऋण उपलब्ध करा देते हैं। वहीं जो छोटे पैमाने पर उत्पादन का कार्य करते हैं, जो छोटे उत्पादक हैं, उन्हें कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से वो अधिक आय अर्जित करने में असफल रहते हैं। इसके साथ ही संपत्ति का निजी स्वामित्व। तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे देश में मिश्रित आर्थिक प्रणाली मौजूद है और जिसकी वजह से निजी क्षेत्र जो है वो पूंजीपति वर्ग के रूप में मौजूद है और उनके पास जो संपत्ति है वो काफी बड़ी संपत्ति के स्वामित्व जो है वो रखते हैं और इसके कारण क्या होता है कि वो जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने में समर्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम बिंदु जो आप देख रहे हैं वो है मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि। तो देश में जो मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि जो होती है उसकी वजह से जो धनाढ्य वर्ग है आपका, जो बड़े बड़े उत्पादक हैं, उद्योगपति वर्ग हैं, वो कीमतों में बढ़ने के में वृद्धि के कारण उन्हें तो फायदा होता है, जबकि जो श्रमिक वर्ग हैं, निर्धन वर्ग हैं, उनको अपनी सीमित आय से ही ऊंचे मूल्य पर वस्तुओं को क्रय करने के लिए वो मजबूर रहते हैं और इस वजह से भी देश में आय संबंधी असमानता में वृद्धि होती है। तो देखिए ये वो कारण हैं जो कि हमारे देश में आर्थिक असमानता के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं और इसके संबंध में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के द्वारा असमानता के कारणों के ऊपर अध्ययन करने का कार्य किया गया और इसके पश्चात जो है प्रोफेसर महालनोबिस के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो पंचवर्षीय योजना के कारण आय में वृद्धि हुई थी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी और साथ ही साथ असमानता में भी वृद्धि हुई थी, उन कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से ही ये कमेटी गठित की गई थी। अब हम अपने देश में आय संबंधी जो असमानता मौजूद है उसके कारण विभिन्न क्षेत्रों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है निर्धनता, अर्थात आय संबंधी असमानता का प्रमुख प्रभाव ये पड़ता है कि देश में एक तरह से जो जनसंख्या है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक आपका धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। अर्थात एक वर्ग ऐसा होता है देश में जो विलासिता के साथ अपना जीवन यापन करता है, आरामदायक तरीके से रहता है, जबकि वहीं दूसरा वर्ग
ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होता है जहां वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं प्रभाव, वो है वर्ग संघर्ष। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आय संबंधी असमानता के कारण जो समाज है वो दो वर्गों में बढ़ जाता है। पूंजीपति वर्ग एक तो हो जाता है आपका, और दूसरा हो जाता है मजदूर वर्ग, अर्थात धनी और निर्धन वर्ग। और इन दोनों ही वर्ग के हितों में अंतर होने के कारण इनके बीच में संघर्ष जैसी स्थितियां मौजूद रहती हैं। जो श्रमिक वर्ग है या जो आपका निर्धन वर्ग है वो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए समय समय पर आंदोलन करता है, जिसके कारण देश में अशांति का माहौल पैदा होता है। तो इस तरह का वातावरण जो उत्पन्न होता है उसके लिए भी आय संबंधी असमानता ही जिम्मेदार मानी जा सकती है। अगला बिंदु जो है वो आप देख रहे हैं साधनों का अनुचित वितरण। मतलब जो देश में जो साधन है, उत्पत्ति के साधन है, उनके अनुचित वितरण के लिए भी आय संबंधी असमानता को जिम्मेदार हम मान सकते हैं। क्योंकि जो धनाढ्य वर्ग होता है उनके द्वारा जो विलासिता संबंधी वस्तुओं की डिमांड की जाती है तो उसमें फायदा अधिक होने के कारण उत्पादक वर्ग उत्पत्ति के साधनों को उस ओर हस्तांतरित कर देता है। अर्थात देश में जो साधन है उनका प्रयोग विलासिता से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन पर कर दिया जाता है। और इसका जो प्रभाव है वो ये पड़ता है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कम होता है, जिससे कि निर्धन वर्ग को कठिनाई उठानी पड़ती है। अगला प्रभाव है आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण। तो देखिए, जो आय संबंधी असमानता के कारण जो आर्थिक शक्ति है वो कुछ गिने चुने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति वर्ग है, उनके हाथ में ही आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, जिसके के कारण वो अपने प्रभाव से बहुत सारी जो नीतियां हैं और अन्य क्षेत्र जो हैं उनको वो प्रभावित करते हैं और अपने हितों की ओर उनका प्रवाह कर लेते हैं। अगला है आपका उत्पादन क्षमता में कमी। तो देखिए, निर्धनता के कारण जो निर्धन वर्ग है वो अपनी जब बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो, और जब वो भरपेट उनको भोजन नहीं मिलता, उनको पर्याप्त पोषक तत्व जो है वो नहीं मिल पाते, तो उसके कारण उनकी जो उत्पादन क्षमता है, जो उनकी कार्य क्षमता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो उत्पादन करने में पर्याप्त क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो अंतिम बिंदु है वो है आपका असमान वितरण। तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि आय संबंधी असमानता के कारण जो अमीर वर्ग है वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ रहते हैं। शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए और अन्य जो कहना चाहिए कि ट्रेनिंग वगैरह जो लेने के लिए वो अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्थानों में पढ़ाई के अवसर प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी पढ़ाई के लिए वो भेजते हैं उनके लिए, क्योंकि ये आसान होता है। वहीं निर्धन वर्ग जो है, हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करवाना उनके लिए बहुत कठिन होता है, और इसीलिए कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर उनको काम पर लगा देते हैं ताकि वो भी परिवार के भरण पोषण में अपनी जो योगदान है वो दे सकें। और निर्धन वर्ग जो है वो अपने बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं, जिसकी की वजह से आय संबंधी असमानता में और भी वृद्धि देखी जाती है। अब हम उन सरकारी प्रयासों और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में आय संबंधी असमानता को दूर करने में सहायक है। इसमें पहला बिंदु आप देख रहे हैं उत्तराधिकार प्रणाली पर नियंत्रण। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तराधिकार प्रणाली के कारण आय संबंधी असमानता में काफी वृद्धि होती है, तो इस पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है कि जो उत्तराधिकार प्रणाली है उसको पूरा तो समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके साथ ही अनार्जित आय पर ऊंचे कर, जो अनार्जित आय है उस पर सरकार
को ऊंचे कर लगाए जाने चाहिए, उनकी दरों में वृद्धि करनी चाहिए और उससे प्राप्त होने वाली आय को निर्धनों के कल्याण पर व्यय करना चाहिए। इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण हमारे यहाँ किया भी गया है, जिससे कि जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिक वर्ग का शोषण न कर सके। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं जो हैं, जो बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनको मूल्य जो है उनको रियायती दर पर निर्धनों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार भी कर सकें। इसके अतिरिक्त जो अवसर हैं, विभिन्न जो अवसर है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो अवसर हैं, उनको उपलब्ध कराना भी आवश्यक है, ताकि निर्धन वर्ग जो है वो इस मजबूरी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने में बाधा उत्पन्न न हुई है। इसके साथ ही जो सामाजिक सेवाएं हैं उनका विस्तार करना भी सरकार को आवश्यक है, ताकि जो निर्धन वर्ग है उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा सके, जिससे उनकी उत्पादकता, उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधर सके और उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त देश में जनसंख्या, जैसा कि हम जानते ही हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो हर मामले में बाधा उत्पन्न करती है, और ये हम जानते ही हैं कि जो निर्धन वर्ग है उनकी जनसंख्या में वृद्धि की जो दर है वो अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। तो उन्हें छोटे परिवार की महत्ता को समझाना चाहिए और जनसंख्या पर अगर नियंत्रण होगा तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा और आय संबंधी असमानता को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो कि श्रम प्रधान होते हैं, उन उद्योगों का विकास करना भी आवश्यक है, ताकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके और जो निर्धनता है, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्ग है, उनका भी उत्थान किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो भूमि सुधार नीति है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो इस संबंध में भी निर्धनों को, ऐसे श्रमिक जिनके के पास खुद की भूमि नहीं है, उन्हें भूमि का पुनर्वितरण करना आवश्यक है, ताकि उनके पास मालिकाना हक हो भूमि का और कृषि क्षेत्र में जो व्याप्त असमानता है उसे दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास करना अति आवश्यक है और आर्थिक विषमताओं को समाप्त करके लोगों को उन्नत जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ही आर्थिक विकास के प्रयास जो हैं वो हमारे देश में सार्थक हो सकते हैं। इस संबंध में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन का कहना है कि बिना सामाजिक सुरक्षा किए कल्याणकारी आर्थिक विकास नहीं हो सकता। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आर्थिक असमानता के विषय में चर्चा की। धन्यवाद।